एम्स दिल्ली से में पढ़ रहे हैं, अभी सेकेंड ईयर में हैं। लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अपने कोचिंग के क्लास भी अटेंड करें तो बहुत अच्छी बात है। तो केमिस्ट्री में स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक से। इनऑर्गेनिक इज जस्ट लाइक बायो, इसमें आपको एनसीईआरटी ही एनसीईआरटी बाइबल है, यस। लेकिन अभी अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उन चैप्टर्स को कर लो जिसमें थ्योरेटिकल ऐसे पॉइंट्स दे रखे हैं, आप उनको पढ़ लो। क्या रहा आपका एक्सपीरियंस, क्या रहा फर्स्ट एक्सपीरियंस? मतलब मुझे तो कुछ नहीं हुआ, हम मूवीज में बहुत देखते हैं, वेब सीरीज में कि लोग बेहोश हो जा रहे हैं अकेले में देख के। तो हाय प्रज्ञान, क्या हाल है यार? हाय सर, आई एम गुड। तो यार कितने नंबर आए थे आपके? आई गॉट 17 मार्क्स। एक बार इंडिविजुअल स्कोर बता दो सब्जेक्ट वाइज। आई गॉट फुल मार्क्स इन बायो एंड एक मार्क्स मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन रह गया है। तो यार इस वीडियो का यही पर्पस है कि जो बच्चा देख रहा है वो मोटिवेट होए मेहनत करने के लिए। वो जो उसने सपना लिया है, सपना हर किसी बच्चे का एम्स दिल्ली है। कोई बच्चा दूसरा कॉलेज नहीं सोचता है, जब डॉक्टर बनने की सोचता है तो सबसे पहला टारगेट उसका एम्स दिल्ली ही रहता है, राइट? तो उस तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है? सबसे पहले यार आपने बताया कि यार बायो 360 ऑन 360 करे आपने, है ना? कैसे, क्या लास्ट 75 डेज में स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बच्चे की बायो पढ़ने की ताकि पूरे नंबर आ जाए? तो अगेन लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अपने कोचिंग के क्लास भी अटेंड करें तो बहुत अच्छी बात है। आपने उसके क्लास नोट भी बना रखे हैं, क्योंकि कुछ चीजें होती है जिसमें अंडरस्टैंडिंग भी यूज होती है बायो में। तो उनके लिए यू नीड द अंडरस्टैंडिंग, तो उसके लिए यू कैन मतलब यू हैव टू डू योर कोचिंग जो क्लासेस आपको अटेंड करनी है, या फिर वन शॉट वीडियो लेक्चर अगर आपने मिस कर दिया क्लास तो वो देख सकते हो। तो उसके बाद एनसीईआरटी, अगेन इट इज द बाइबल। एनसीईआरटी जितनी बार हो सकती है आप उतनी बार उसको पढ़ो। जैसे मैंने भी एटलीस्ट 10 टाइम्स तो पढ़ी थी हर चैप्टर के लिए, और अगर कुछ चैप्टर मेरे वीक थे या जिसमें याद करने का बहुत था, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, वो मैंने इससे ज़्यादा बार भी पढ़ा हुआ है। तो बायो तो डेफिनेटली आपको पढ़नी ही पड़ेगी। एंड बायो एनसीईआरटी पढ़ने का भी एक तरीका होता है, जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आप उसको A to Z पढ़ोगे, फर्स्ट वर्ड से लेकर लास्ट वर्ड तक। लेकिन जब आप रीडिंग कर रहे होगे यू विल हाईलाइट द लाइन्स जो आपको याद करने में मुश्किल है, या फिर जो आपको लगता है कि एक तो याद करने मुश्किल है, या फिर जो आप लाइन भूल रहे हो उनको आप हाईलाइट कर लोगे। लेकिन आपको ऐसी लाइंस हाईलाइट नहीं करनी है जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई लाइन इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी है, तो उसको वापस याद करने का क्या फायदा? आपको आती है चाहे वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो मेनली आपको यही लाइन्स हाईलाइट करनी है जो आप भूल जाते हो। तो ठीक है, चलो, है ना? बायो का ये बेसिकली एनसीईआरटी ही सब कुछ है, एनसीईआरटी ही पढ़नी है और अच्छी तरीके से उसे करना है, ठीक है? अच्छा, केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या अप्रोच रहनी चाहिए लास्ट 60-65? देखो यार, हम लोग तो बताते रहते हैं, टीचर्स तो बताते ही रहते हैं कि बायो ऐसे पढ़ो, फिजिक्स ऐसे पढ़ो, केमिस्ट्री ऐसे पढ़ो, लेकिन अब बच्चे एक ऐसे मेंटोर से भी सुनना चाहते हैं जिसने यार ये एग्जाम ऑलरेडी क्रैक कर लिया है, जो ऑलरेडी उस ड्रीम कॉलेज में है। तो यार फिजिक्स और केमिस्ट्री लास्ट 75 डेज में एग्जैक्टली कैसे पढ़नी चाहिए? तो केमिस्ट्री में स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक से। इनऑर्गेनिक इज जस्ट लाइक बायो, उसमें आपको एनसीईआरटी ही बार-बार बाइबल है, यस। एंड अगर आप उसमें शॉर्ट नोट्स बना पाओ, जैसे कि ऑर्डर्स आप लिख लो, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इन सबके ऑर्डर्स लिख लो ताकि आप उनको क्विकली रिवाइज कर पाए, बार-बार पढ़ सको, यस। तो इनऑर्गेनिक उसके लिए आप ये कर सकते हो। इनऑर्गेनिक के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, इनऑर्गेनिक के लिए आई वोंट सजेस्ट कि आप कोई सेपरेट बुक यूज करो, अपने कोचिंग पैकेजेस यूज करो और एनसीईआरटी बार-बार रिवाइज करो, राइट? और एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज अगर आपको टाइम मिल रहा है तो वो तो डेफिनेटली करनी चाहिए आपको, ठीक है? देन अगेन एग्जाम्पलर भी एक बुक होती है एनसीईआरटी की, वो भी अगर आपको टाइम मिल रहा है, अभी तो जैसे कम टाइम बचा, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसको आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप 11th में हो तो डेफिनेटली आप एग्जाम्पलर को साथ साथ करते रहो इनऑर्गेनिक के लिए भी। तो ये तो इनऑर्गेनिक का हो गया। नाउ कमिंग ऑन टू ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में यार बेसिक थिंग है कि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो अगेन उसके लिए आपको अपने कोचिंग की क्लास अच्छे से अटेंड करना है, आपको ध्यान से सुनना है आपका टीचर क्या पढ़ा रहा है आपको, और आपको नोट्स भी बनाते रहना है, राइट? अब लोग बोलते हैं कि हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम है, हम क्लास में रील्स देख रहे हैं ना, शॉर्ट्स देख रहे हैं, दोस्त से बात कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो अगर आप नोट्स बनाओगे, आप जो सर आपको पढ़ा रहे हैं वो लिखोगे, तो आप मतलब खुद ब खुद आप उस पर ही ध्यान रहेगा आपका, आप ना किसी और से बात करोगे, ना रील कुछ नहीं देखोगे। तो डेफिनेटली आपको नोट्स खुद के बनाने हैं। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने नोट्स बनाए, मैं अपने डाल भी देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो अच्छी बात है, आप उस नोट्स को रेफर कर सकते हो। बट जो आपने खुद के अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं उनको आप असली नोट्स, हाँ, उनको आराम से पढ़ पाओगे, अच्छे से रिवाइज भी कर पाओगे। तो नोट्स आपको खुद के बनाने हैं। तो ये हो गया ऑर्गेनिक के लिए। तो कंसेप्ट सभी क्लियर होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस इज रियली इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक, क्योंकि अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं, तो उसकी जितने आप एग्जांपल देखोगे, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपका दिमाग उतना खुलेगा एंड आप उतना फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में। तो ऑर्गेनिक के लिए हो गया क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगेन इसके लिए अगर आपको एक सेपरेट बुक करनी है, पहले तो आप अपने कोचिंग पैकेज से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर आपको करनी है तो मैंने MS चौहान करी थी, तो आप वो देख सकते हो। मैंने जेई वाली करी थी, लेकिन आप नीट वाली भी देख सकते हो। बिल्कुल, यस। तो MS चौहान हो गया, ये ऑर्गेनिक के लिए बात हो गई। अब बात करते हैं फिजिकल के लिए। तो फिजिकल इज जस्ट लाइक फिजिक्स, उसमें भी लेकिन आपको इनिशियली कंसेप्ट तो स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। तो अगेन उसके लिए आपको क्लास अटेंड करनी है अच्छे से, या फिर वन शॉट लेक्चर, जो भी। अगेन नोट्स बनाने हैं,
देन फिजिकल में कुछ चैप्टर्स होते हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। लोग बोलते हैं कि फिजिकल में जस्ट फॉर्मूला रट के चले जाओ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उससे हो जाएगा, लेकिन जो कुछ चैप्टर है जो उसमें एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो थ्योरेटिकल है। हाँ, वहाँ पे भी एग्जांपल्स होते हैं इतने सारे, सॉल्यूशंस भी अगर जब पढ़ाते हैं तो उसमें छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, आइसोटोनिक का कौन सा है ना, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, तो ये एग्जैक्ट उठ के आ जाते हैं, बिल्कुल उठ के आते हैं। यस, तो आपको एनसीईआरटी उन चैप्टर्स के लिए तो एटलीस्ट पढ़नी ही है, एटलीस्ट 1-2 बार तो पढ़ ही लो उनके लिए। बाकियों के लिए आप एक बार तो पढ़ो, मतलब एनसीईआरटी तो हर चैप्टर के लिए आप एक बार तो पढ़नी ही चाहिए, कोई चैप्टर छोड़ो मत एनसीईआरटी का। लेकिन अभी अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उन चैप्टर्स को कर लो जिसमें थ्योरेटिकल ऐसे पॉइंट्स दे रखे हैं, आप उनको पढ़ लो। तो ये फिजिकल के लिए हो गया। अगेन क्वेश्चन प्रैक्टिस, वही मैंने कोचिंग पैकेज आप पहले करो, अगर इसलिए आपके पास टाइम है तो आप एनावस्थी कर सकते हो। अगेन मैंने जेई वाली करी थी, लेकिन आप नीट वाली देख सकते हो। तो ये फिजिकल के लिए हो गया। एंड फिजिक्स के लिए क्या फॉलो करा? हाँ, फिजिक्स जो सब सारे एस्पिरेंट्स को बहुत सबको टफ लगता है, तो उसके लिए पहले तो यार कि पहले इस डर को अपने दिमाग निकालो यार, दिल से बाहर निकालो। जब तक आप डरते रहोगे तो आप अपने हाथ पैर मारोगे ही नहीं। एंड इनफैक्ट फिजिक्स यार, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। अगर आप उसको अच्छे से करोगे तो यू विल फॉल इन लव विद इट, और आपका वो फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। राइट, आपको बस इनिशियली उस पर ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन एंड में जब नीट आपके पास आएगा तो लास्ट के 1-2 महीने में आप उस फिजिक्स को बिल्कुल पढ़ ही रहोगे और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी फिजिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो आप उसको ना रिवाइज करोगे, आप बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे। एंड दैट इज द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड जस्ट बिफोर द नीट। फिजिक्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड नीट से पहले। तो इनिशियली अगर अगेन आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं तो आपको अपनी क्लास में ध्यान से सुनना है, आपका जो भी टीचर पढ़ा रहा है, या फिर वन शॉट लेक्चर अगर आपका क्लास मिस हो गया। देन अगेन नोट्स बनाने हैं। फिर बात करते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो अगेन आपको कोचिंग पैकेज से करनी है। अगर आपका कोई ऐसा पॉइंट है थ्योरेटिकल जो आपको समझ नहीं आया, आपकी टीचर ने आपको जिस तरीके से पढ़ाया वो अच्छा नहीं लगा या आपको समझ नहीं आया, तो उसके लिए आप एचसी वर्मा देख सकते हो। एचसी वर्मा में थ्योरी काफी अच्छे से दे रखी है, तो थ्योरी के लिए जस्ट दैट थिंग आप थ्योरी के लिए वो पढ़ सकते हो एचसी वर्मा से। ये नहीं कि आप पूरा चैप्टर पढ़ने लग जाओ एचसीवी से, उतना टाइम नहीं होता है। तो सिर्फ जो आपका डाउट है उस कंसेप्ट को आप एचसी वर्मा से देख सकते हो। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस जो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होते हैं पीछे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लो। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो काफी लेंथी होते हैं, तो उस पर टाइम वेस्ट मत करो, मैं तो बोलूँगा। बाकी अगेन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो फिजिक्स की है, अगेन केमिस्ट्री के लिए भी आप कर सकते हो, फिजिकल ऑर्गेनिक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एंड बायो के लिए भी एग्जाम्पलर तो आप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। फिजिक्स में जो एग्जाम्पलर है उसमें काफी हाई लेवल के क्वेश्चन है, बट जो एमसीक्यू है वो तो आप एटलीस्ट कर लो। अगेन उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो क्योंकि वो अगेन लेंथी होते हैं बहुत। राइट, तो फिजिक्स के लिए हो गया। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो अगेन मैंने बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स भी करी थी, तो आप वो भी देख सकते हो। दैट इज अ गुड बुक। ठीक है, तो यार अब थोड़ी सी बातचीत करते हैं अपन मॉक टेस्ट का, है ना। तो पहले तो कि कितने मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट तो आई वुड से कि मेन प्रायोरिटी है कि आपका सिलेबस कंप्लीट करो पहले। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मॉक टेस्ट देने में कोई फायदा नहीं है। आप बस ऐसे ही मतलब अंधेरे में तीर चला रहे हो, आपको कुछ आता है नहीं और आप टेस्ट दे रहे हो, आपके नंबर फिर डेफिनेटली कम आएंगे और फिर आप और डिमोटिवेट हो जाओगे। तो पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करो, ट्राई करो कि आप 15 मार्च से पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो। अगर नहीं भी हो रहा है तो यू कैन एक्सटेंड 10-15 डेज आगे उसके। फिर उसके बाद 15 मार्च के बाद ऑल्टरनेटिव मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, एंड उसके साथ साथ आप रिवीजन भी करते रहो अपनी। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी आपके सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप वो भी छोड़ो, आप फिर अप्रैल से स्टार्ट कर देना मॉक टेस्ट देना, तब भी आप ऑल्टरनेट दे दो या फिर एवरीडे। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, अगर आपका एट दिस पॉइंट सिलेबस कंप्लीट है तो आप आज से ही मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, या तो ऑल्टरनेट या फिर एवरीडे, क्योंकि मॉक टेस्ट देना इज रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि जितने आप मॉक टेस्ट दोगे ना आपके लिए नीट उतना ही आसान लगेगा, क्योंकि इफ यू गिव सो मेनी मॉक टेस्ट देन नीट विल लुक लाइक अनदर मॉक टेस्ट, तो इतना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो एक ये पॉइंट हो गया। देन नेक्स्ट था कि हाँ डिमोटिवेट हो जाते हैं यार, जैसे नंबर गिरते हैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे। तो देखो, जो अगर आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है, यानी कि आपने टॉपिक पढ़ा नहीं, ठीक है, तो उसको तो डालने का फायदा नहीं है। उसका अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो आप उसको जाके पढ़ो, दैट वुड बी मच बेटर आइडिया। मेनली सिली मिस्टेक्स के लिए ये चीज, मिस्टेक नोटबुक वाली। तो जो भी आप सिली मिस्टेक कर रहे हो, आपने मान लो क्वेश्चन में करेक्ट इनकरेक्ट की गलती कर दी, ट्रू फॉल्स की गलती कर दी, तो ऐसी मिस्टेक्स आपको लिखनी है और आपको सर्कल करना है। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको करेक्ट वर्ड सर्कल करना है, इनकरेक्ट वर्ड को इनसर्कल करना है, और फिर आपको आराम से अटेम्प्ट करना है। मतलब क्वेश्चन को रीड तो आप आराम से करो, लेकिन जो भी कैलकुलेशन है वो आप फास्टली करो, ताकि यू कैन कवर अप दैट टाइम, और ताकि आप एक क्वेश्चन को अच्छे से फास्टली अटेम्प्ट कर पाओ। तो मेनली मिस्टेक नोटबुक में आपको अपनी सिली मिस्टेक्स पे ही फोकस करना है, उधर फोकस करना है। ठीक है, अब यार जैसे कि यार नीट का एग्जाम है 720 नंबर का है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर एक्यूरेसी पे ध्यान दूं या स्पीड पे ध्यान दूं, क्योंकि दो एस्पेक्ट है। अगर ये दोनों मास्टर हो जाते हैं जब, तो बच्चा सिलेक्शन की तरफ चल देता है और वो सिलेक्शन ले भी लेता है। तो पहले किस पे फोकस करना चाहिए, एक्यूरेसी पे करना चाहिए या स्पीड पे करना चाहिए? ठीक है, जब आप अपने इनिशियल फेज ऑफ प्रिपरेशन में, जैसे 11th में,
तो आप अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करो। राइट। लेकिन जब आप एंड तक पहुंचोगे तो आपने अच्छे से सिलेबस अपना कर लिया होगा और आपकी एक्यूरेसी ऑलरेडी काफी अच्छी हो गई होगी, देन यू हैव टू फोकस ऑन योर स्पीड। राइट। तो जैसे मैंने भी जो 3 घंटे का एग्जाम होता है, जो इनिशियल मॉक टेस्ट थे वो भी मैं इतना फास्ट कर देता था कि माय फर्स्ट राउंड आई वाज एबल टू कंप्लीट इन 1.5 आवर्स। राइट। तो ऐसे ही अगर आप अपनी स्पीड पे फोकस करोगे, यू कैन कंप्लीट योर नीट एग्जाम एज वेल इन 1.5 आवर्स। अब तो वैसे भी उन्होंने टाइम बढ़ा दिया। तो आप अगर अपनी स्पीड इतनी फास्ट कर लोगे कि यू आर एबल टू कंप्लीट योर फर्स्ट राउंड, आप सारे क्वेश्चंस को एक बार में देख पा रहे हो इन 1.5 आवर, तो दैट वुड बी रियली गुड। एंड जो आपके पास बाकी टाइम बचेगा 1.5 आवर, उसमें आप बार बार क्वेश्चंस को रिवाइज कर पाओगे। जैसे आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो पहले तो आप जो आपने क्वेश्चन अपने छोड़े हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहले आप उनको देखोगे और उनके आंसर सॉल्व करोगे, फिर आप अपने सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे। तो इससे ये होगा कि आपकी स्पीड इतनी फास्ट है कि आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि मान लो आपने फर्स्ट राउंड में कोई गलती करी और आपने अपनी रिवीजन में वो गलती पकड़ ली, तो आपकी एक्यूरेसी तो इंप्रूव हो गई, क्योंकि आपकी स्पीड अच्छी थी। आपने स्पीड अपने फास्टली करके 1.5 आवर में कर लिया अपना फर्स्ट राउंड, तो आपकी स्पीड अच्छी होने के कारण आप सेकंड राउंड में जब रिवाइज किया आपने, तो आपकी एक्यूरेसी खुद ब खुद इंप्रूव हो गई। राइट। तो सबसे पहले एक्यूरेसी है ना। अब यार कोई ऐसी कोई टिप बता दो जो लास्ट 75 डेज इन्हें फॉलो करना है ना। अब चमत्कार तो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन लास्ट 75 डेज में किस तरीके से इनको प्रिपरेशन करनी है, मोटा मोटा कितने कैसे डिस्ट्रैक्शन को दूर रहना है। तो जैसे अगर आपका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो मैं तो बोलूँगा कि आप अपने वन शॉट वीडियोस देख के जल्दी से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। फिर आपका सिलेबस जब कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप पहले पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट दो। जब आपने जैसे चैप्टर पढ़ा है, आप उसका एक स्मॉल मॉक टेस्ट दे सकते हो। फिर जब आपका सारे चैप्टर हो जाए ऑलमोस्ट, और जैसे टाइम कम बचा है, तो जो यू कैन सी द PYQs की ट्रेंड क्या है कि इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आए, तो आप उस चैप्टर को पहले उसके वन शॉट लेक्चर देखो और उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि टाइम आपके पास कम पड़ा है। तो आपको ये करना पड़ेगा। बाकी अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो बहुत अच्छी बात है, अपना रिवीजन आप स्टार्ट कर दो। द मोर टाइम यू रिवाइज, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। एटलीस्ट वंस तो रिवाइज कर ही लेना। और बाकी मॉक टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉक टेस्ट के लिए आई वुड से कि वही अगर आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है तो आप ऑल्टरनेटिव मॉक टेस्ट दो। अगर आपका सिलेबस अभी कंप्लीट हो गया और आप कॉन्फिडेंट हो विद योर सिलेबस एंड आपका रिवीजन भी हो गया, तो आई वुड से कि आप आज से ही एवरीडे मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो और उसका एनालिसिस बिल्कुल मत भूलना। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। बाकी डिस्ट्रैक्शन यार 60-75 डेज में यही बोलूँगा, सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोगों की जो अपने होप है ना, उसे कभी भी मत छोड़ना। सिलेक्शन बेटा लास्ट में मेहनत करके भी होता है ना। बहुत सारे बच्चों का इंप्रूवमेंट देखा है कि यार जो लास्ट 75 डेज में मेहनत करते हैं और उनका डेफिनेटली खूब सारा इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है। बाकी यार प्रज्ञान आते रहेंगे चैनल पर, है ना, और आप लोगों को हमेशा गाइड करते रहेंगे। कोई भी अगर आप लोगों की क्वेरी है तो यार उसे कमेंट करके बताओ। और बहुत मज़ा आया यार प्रज्ञान बात करके, है ना, बहुत अच्छा लगा। और कभी यार बुलाओ, एम्स डेली बुलाओ यार। अरे श्योर सर, बिल्कुल आइए। इनको लेके आते हैं, इनको सिलेक्शन करवा के फिर ये इनको आपके जूनियर बनाते हैं। हाँ, साथ में मीटअप करेंगे, फिर साथ में मीटअप करेंगे, है ना। ठीक है यार, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू एवरीवन।